नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का पहला सीजन मासूम मोहब्बत अरण्य और आर्या की कहानी मैंने अपने दूसरे चैनल स्प्रिंग कहानियाँ पर अपलोड किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इस चैनल पर भी मैं उस कहानी का दूसरा सीजन मासूम मोहब्बत के नाम से ही ला रही हूँ। इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीजन ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं या फिर मेरे दूसरे चैनल स्प्रिंग कहानियाँ पर भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जैसा प्यार आप लोगों ने पहले सीजन को मेरे स्प्रिंग कहानियाँ पर दिया था, वैसा ही प्यार इस कहानी के दूसरे सीजन को भी आप लोग मेरे चैनल ब्लूम कहानियाँ पर देंगे और इस चैनल को भी अपना प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे ऐसी प्यारी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए। आर्या आर्या बेटू कितना टाइम, कहते हुए अरण्य जो रूम में आया था उसके बाकी के शब्द गले में ही फंस गए जैसे। आर्या को देखकर लाल रंग की राजपूती पोशाक और सारे गहनों के बीच वो बिल्कुल कली सी लग रही थी। बहुत कम ही वो ऐसे तैयार होती थी और जब संवरती तो अरण्य की धड़कनें ही रुक जाया करती थी। उमल जी देखिए ना, ये हुक नहीं लग रहा, वो जो उसमें ही खोया हुआ था। आर्या उसे देखते हुए ही बोली तो अरण्य की तंद्रा टूटी। वो कमरबंद पहनने की कोशिश कर रही थी पर उससे बंद नहीं हो रहा था। अरण्य ने धीमे से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। उमल जी हेल्प कीजिए ना, वो जो उसे एकटक देखे जा रहा था। आर्या उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए बोली। करते हैं, वो बोला और फिर घुटनों के बल बैठ। आर्या के हाथ से वो कमरबंद ले ली। उसकी गोरी सी कमर पर उसने अपने ठंडे हो चुके हाथों से जैसे ही उसे पहनाना चाहा। आर्या ने झट से अपनी कमर पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अरण्य ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। रहने दीजिए, नहीं पहनना हमें। क्यों? क्यों नहीं? नहीं, बस ऐसे ही। बेटू, वो कुछ सर्द आवाज़ में उसे देखते हुए बोला तो आर्या की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसके आगे उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और उसने अपना हाथ हटा लिया। अरण्य ने अब उसकी कमरबंद पहनाई और उसका हुक दांतों से दबाने लगा तो वो सांसें रोककर खड़ी हो गई। उसने एक नज़र आर्या को देखा और फिर अपने होठों को वहाँ रख दिया। उमल जी, वो बड़ी मुश्किल से उसका नाम ले पाई थी। उसकी कसकर बंद पलकों को देखकर वो मुस्कुराया और अपनी जगह से उठकर उसका चेहरा थाम लिया। इतना क्यों डरती हैं आप? और अब तो हमारे बीच इतने एहसास भी नहीं कि आप यूं। नहीं, पता नहीं, पर आपकी छुअन, उसका टच एकदम अलग सा लगता है हर बार। वो अपनी सांसों को संभालते हुए बोली। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप। बेशक हर दिन आपको देखकर आपसे और प्यार हो जाता है, और एक आप हैं इस तरह से हमारे सामने आ गई तो बताइए कैसे समझाएं हर बार हम खुद को। वो अपने अंगूठे से उसको गाल सहलाते हुए उसके चेहरे पर ही नज़र जमाए बोला, जो सुनकर आर्या ने अपनी नज़रें उसकी तरफ उठाई। आई लव यू सो मच। आपको पाकर ना हमारी ज़िंदगी संवर गई, वो धीमे से बोली और अरण्य के माथे पर बिखरे बालों को साइड करते हुए उसके माथे को चूम लिया। अरण्य, कितनी देर लगेगी आप दोनों को? शादी के टाइम ही पहुंचना है शायद आप दोनों को। बाहर से उर्मिला जी की आवाज़ आई, जो सुन वो झट से उससे दूर हुआ और आर्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपको बहुत हंसी आ रही है आर्या, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। वो उसकी तरफ एक नज़र देखते हुए बोला और गाड़ी की चाबी टेबल से उठाने लगा। देखते हैं वो मुस्कुराकर बोली। उसके बाद वो दोनों मैरिज हॉल पहुंचे जहां अर्थ की शादी हो रही थी। स्टेज पर अर्थ और स्मृति को देखकर आर्या मुस्कुराई और फिर नज़र स्टेज पर ही खड़ी आबृति और विशाल पर चली गई। विशाल की गोद में उनकी 1 महीने की बेटी थी। बड़ी जल्दी नहीं आ गई तू? वो जैसे ही गिफ्ट लिए स्टेज पर आई अर्थ कुछ गुस्से से बोला। अरे सॉरी ना यार, वो ट्रैफिक आ गया था तो टाइम लग गया। पता है मुझे, सब बहाने मत बना तू और बात मत करना तू मेरे से। स्मृति, देख रही हो इसे? लड़कियों से तो ज़्यादा इसके नखरे हैं यार। तुमने क्या सोचकर इसे चूज कर लिया? आर्या मुंह बिचकाते हुए बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। देख, तू मेरी वाली को मत भड़का। अब वो उसे घूरता हुआ बोला। क्या तुम दोनों अब यहाँ भी शुरू हो गए? स्मृति, सच में तुम श्योर हो ना इसके लिए? आवृत्ति उन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देखकर उसके पास आते हुए बोली। दी, स्मृति ने आंखें बड़ी करते हुए कहा तो वो हंस दी। चलो अब शादी का भी टाइम हो गया है, उसने मुस्कुराकर कहा। आवृत्ति की बेटी को जन्म दिया था स्मृति ने।
सेरोगेसी से, और इस बीच स्मृति और उसका रिश्ता भी बहुत मजबूत हो गया था। उस दिन रात को जो लड़की अर्थ को मिली थी वो कोई और नहीं, स्मृति ही थी। और फिर उसके बाद दोनों की जान पहचान बढ़ती गई। वो सेरोगेट मदर है ये जानकर भी अर्थ ने उसे अपनाया था। यही सबसे बड़ी खूबसूरती थी उनके रिश्ते की, और दोनों आज एक रिश्ते में बंधने जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों मंडप में बैठे हुए थे और उनकी शादी हो रही थी। वहीं अरण्य ने अपनी गोद में आकृति की नन्ही सी जान को लिया हुआ था। आर्या उसके पास ही बैठी अरण्य की गोद में लेटी बच्ची के छोटे से हाथों को थामे कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। उमल जी, ये अनाया कितनी क्यूट है ना। आप बाईसा को बोल दीजिए कि घर चलें कुछ दिन के लिए, ताकि हमारी ये नन्ही परी भी कुछ दिन हमारे साथ रहे। बात करता हूँ उससे। हमारी बेटी को ले जाने से अच्छा अपना बच्चा ले आओ तुम दोनों। विशाल उसके पास आता हुआ बोला। हम आते हैं, कहकर आर्या झट से वहाँ से चली गई। विशाल की बात सुनकर वो कुछ शर्मा सी गई थी। तू साले, थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कर, अरण्य उसे घूरता हुआ बोला। क्या सोच समझ कर, सही ही तो बोला है मैंने। अब इतना टाइम हो गया तेरी शादी को, हमारी अनाया को भी तो भाई बहन चाहिए होगा साथ खेलने के लिए। वो अपनी एक आंख दबाते हुए बोला तो अरण्य उसके कंधे पर एक पंच जड़ दिया और दोनों ही हंस दिए। आकृति 1 महीने की अपनी बेटी अनाया को लेकर मायके आई हुई थी। आर्या की जिद ही इतनी थी कि उसे आना पड़ा था। वो जब से यहाँ आई थी, आर्या एक पल के लिए भी अनाया को खुद से दूर नहीं करती थी। हर वक्त उसे गोदी में उठाए खिलाया करती थी। आप इसकी आदत बिगाड़ रही हैं, इतना गोदी उठाकर। आर्या जो अभी अभी हॉस्पिटल से आई थी, वो चेंज करके भागते हुए पहले आकृति के रूम में लेटी। अनाया को उठाई तो आकृति बोल पड़ी। अरे भाई साहब, इसे बिगाड़ना नहीं, प्यार करना कहते हैं। और मुझे अपनी अनाया, अपनी लाडो से बहुत प्यार है। उसके हर नखरे को उठाने के लिए उसकी मामी है ना। वो अनाया के छोटे से चेहरे को प्यार से चूमते हुए बोली। आकृति ने ना में सिर हिलाया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब, इसे हम अपने रूम में लेकर जा रहे हैं, कहते हुए आर्या अनाया से बात करते हुए उसे लिए अपने रूम में आ गया। मेरा बच्चा, आपने मिस किया हमें, हमने तो आपको बहुत मिस किया। और आपको पता है, आपकी मामी सा ने आपके लिए हॉस्पिटल से छुट्टी भी ले ली है। अब हम दोनों खूब खेलेंगे। वो उसके छोटे छोटे हाथों को प्यार से छूते हुए बोली। अनाया, जिसे कुछ समझ तो नहीं आया था, पर आर्या का चेहरा देखकर जरूर वो खुश हो रही थी, क्योंकि आर्या उसे बहुत घुमाया करती थी, जिस वजह से वो उसे पहचानने लगी थी। वो रूम में ही उसे उठाए हुए इधर से उधर टहल रही थी, फिर बालकनी में लेकर आ गई। करीब 1 घंटे बाद अरण्य भी ऑफिस से आ गया था। घर की सभी लेडीज हॉल में ही बैठी हुई थी। अरण्य, आप आ गए, बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। उसको देखते ही उर्मिला जी बोल पड़ी। नहीं बड़ी माँ, आप रहने दीजिए, मैं लाती हूँ, आकृति उठते हुए बोली और किचन की तरफ बढ़ गई। अरण्य की नज़रें तो अपनी बेटू को तलाश रही थी, जो दिख ही नहीं रही थी। आ गई है वो। अनाया के साथ अपने कमरे में थी। उसकी निगाहों की बेताबी महसूस करते हुए महिमा जी ने कहा तो वो हड़बड़ा सा गया। चाची सा, हमने तो पूछा भी नहीं, वो नजरें चुराता हुआ बोला। कुंवर सा, थारा चेहरा ही बता देवे है जे बात तो, उन्होंने हंसकर कहा तो वो झेप सा गया। आकृति तब तक उसके लिए पानी ले आई थी। पानी पीते ही अरण्य तेजी से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। क्या करूं आखिर मैं, सुबह से दूर रहता हूं अपनी बेटू से, अपनी आर्या से, और शाम को जाकर उनको देखना नसीब होता है। और ये एक हमारी बेटू हैं जो हर बात से बेखबर अपने में ही लगी रहती हैं। अपने उमल जी की तड़प समझ ही नहीं आती इन्हें। वो बड़बड़ाता हुआ रूम में आया तो देखा आर्या अनाया को अपने कंधे पर लिटाए, अपने सीने से चिपकाए हुए उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। अरे, हमारे दोनों बच्चे यहीं पर हैं। वो कुछ पल तक उसे निगाहों में भरता हुआ बोला तो आर्या ने उसकी तरफ देखा। धीरे बोलिए, सो गई है ये, वो कुछ दबी सी आवाज़ में बोली, ताकि वो जाग ना जाए। आकृति को दे आइए, फिर आप इसे, वो ठीक से सुला देंगी। अरण्य ने भी उसकी तरह धीमी आवाज़ में कहा। यहीं सुला देती हूँ ना उमल जी। नहीं, आप उन्हें देकर आइए। अगर आधी नींद में उठी ये तो अपनी माँ को पास ना देखकर रोएंगी। अरण्य ने उसे समझाते हुए कहा तो वो सिर हिलाती हुई उसे लेकर रूम से चली गई। अरण्य ने चेंज किया और बिस्तर पर आकर बैठ गया। एक आर्या की उसकी ज़िंदगी में होने से जैसे वो पूरा सा हो चुका था। उसको देखकर ही उसकी सुबह और उसको देखकर ही रात को वो सोया करता था।
उमल जी चलिए डिनर के लिए सब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। वो जो वहाँ से गई तो 1.5 घंटे बाद ही वापस आई थी और अरण्य अब अपना काम लिए बैठ गया था। आता हूँ, हमारे साथ चलिए वरना आप ये काम ही नहीं छोड़ने वाले, वो उसका लैपटॉप उसके ऊपर से हटाते हुए बोली। आप कौन सा हमें बहुत वक्त दे रही हैं, बोलते हुए वो खड़ा हुआ। उफ उमल जी अब आप हमसे नाराज क्यों हो गए, वो उसे जाता हुआ देख उसके पीछे भागी और उसकी बाजू पकड़ते हुए बोली। अरण्य वो डिनर करने के बाद रूम में जा ही रहा था कि उर्मिला जी ने उसे आवाज़ दी और उसके पास आई। जी माँ सा कहिए, कुछ कहना है क्या आपको? अरण्य जिस तरह आर्या अनाया के साथ दिन रात रहना चाहती हैं उसे देखते हुए मुझे लगता है कि अब आपको भी अपना परिवार आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए। वो तैयार हैं अब इस जिम्मेदारी के लिए। माँ सा आप क्या सोचे जा रही हैं? आर्या अभी बच्ची है, वो छोटी है और अरण्य आपको वो हमेशा छोटी ही लगेंगी क्योंकि आपने उन्हें सिर चढ़ा रखा है, जिस वजह से उनका बचपना ही खत्म नहीं होता। आपकी दोबारा वाली शादी को भी अब 4 साल बीत चुके हैं। हर चीज़ अपनी उम्र पर ही अच्छी लगती है और आप हैं कि इन बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहते। आपकी अगली सालगिरह तक हमें हमारा पोता चाहिए। उन्होंने गुस्सा जताने के साथ ही अपना फरमान भी सुना दिया था और अरण्य के कुछ कहने से पहले ही वहाँ से चली भी गई। वो रूम में आया तो आर्या उसका ही इंतज़ार कर रही थी। आपको वक्त की शिकायत थी ना हमसे, तो आज हम अपने उमल जी की नाराज़गी दूर करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। इसलिए तो हम आज अनाया से भी पहले ही मिल आए। वो उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली और उसके पास आकर अपने दोनों हाथ खोल दिए। आर्या जाकर सो जाइए, वो बहुत कम ही उसे आर्या कहकर बुलाया करता था और आर्या को भी उससे बेटू ही सुनने की आदत थी। उमल जी आप हमसे इतना नाराज़ हैं कि? नाराज़ नहीं है बच्चा, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो आप हमसे तो शेयर कीजिए ना कि ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना सोच रहे हैं। जब बात हमारी बेटू की आती है तो हमें सोचना पड़ता है। वो उसके गाल को हल्के से सहलाकर उसके माथे को चूमता हुआ मन ही मन बोला। आर्या ने बालकनी में थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी अरण्य के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, पर अभी उसे देखकर वो ज़्यादा कुछ बोली नहीं। अरण्य बिस्तर पर आकर लेट गया, उसने ध्यान ही नहीं दिया था बालकनी की ओर। आर्या दबे कदमों से उस ओर गई और वहाँ सब क्लीन करने लगी। बेटू उसे बिस्तर पर आया ना देखकर अरण्य ने आवाज़ दी। जी जी उमल जी आ ही रहे हैं, कहते हुए उसने बालकनी का डोर लगाकर कर्टन खींच दिया और फिर आकर अपनी जगह पर लेट गई। उसने कुछ पल इधर उधर करवट ली पर नींद आ नहीं रही थी। अरण्य ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर लपेटते हुए उसे अपने ऊपर लिटा लिया। आप परेशान हैं तो अपनी बेटू को थोड़े ऐसे अकेले छोड़ सकते हैं, और हम परेशान इस बात से हैं कि जब आप अनाया और कान्हा के होने पर हमें भूली रहती हैं तो हमारे अपने बच्चे होने के बाद हमारा क्या होगा? वो उसके कान के पास फुसफुसाकर बोला तो आर्या ने अपनी आंखें कसकर मूंद ली। बोलते हुए अरण्य के लब उसके कान के पास गालों को छू रहे थे और उसके कहे शब्दों को सुनकर आर्या का चेहरा तब सा उठा, पेट में जैसे तितलियां उड़ रही थी। आपने जवाब नहीं दिया। वो जो अपना चेहरा उसके सीने पर और ज़्यादा छुपा रही थी, उसके चेहरे को अपने एक हाथ से ऊपर करते हुए अरण्य ने सवाल किया तो वो जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाने लगी। उसके होठ कपकपा से रहे थे कुछ बोलने में। अभी उमल जी अभी तो हम खुद बच्चे हैं, तो हमारा बच्चा इतनी जल्दी? और आप तो हमारे ही हैं, आपसे दूर होकर भी आपके ही पास आएंगे हम। जहाँ पहली लाइन बोलते हुए उसने नज़रें चुराई थी, वहीं आखिरी लाइन बोलते हुए वो उसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखकर बोली थी। अरण्य ने उसकी कमर पर रखे अपने हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपनी ओर करीब किया। बच्ची तो है आप, तभी तो बच्चा कहने पर चिढ़ जाती हैं, वो उसे चिढ़ाते हुए बोला। उमल जी आप ना अब हमारा मजाक मत बनाइए वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे, वो मुंह बनाते हुए बोली तो उसने हंसते हुए इनकार में सिर हिलाया। आर्या उसकी गर्दन पर अपना चेहरा छुपाते हुए वहां धीरे से किस करके अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और अब अरण्य की धड़कनों का मधुर संगीत वो सुन पा रही थी। अरण्य ने भी अब ज्यादा ना सोचते हुए सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। आले मेरा बच्चा इतना रो क्यों रही हो आप? पापा को मिस कर रही हो अपने? 1 मिनट, हम अभी उन्हें कॉल लगाते हैं। मम्मा और अनाया मिलकर पापा को खूब परेशान करेंगी। अगली सुबह अनाया उठने के बाद से ही रोए जा रही थी। आवृत्ति ने उसे दूध भी पिलाया, तब भी उसका रोना बंद नहीं हुआ तो उसने अब विशाल को वीडियो कॉल लगा दिया।
गुड मॉर्निंग जा, बोलते हुए विशाल को अनाया का रोना सुनाई दिया। मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? अनाया बेटा, विशाल ने उसे पुकारा। आकृति ने फ़ोन का कैमरा ठीक से सेट किया तो अनाया को भी विशाल दिखाई दिया। उसकी आवाज़ सुनकर और उसे देखकर उसका रोना कम हो चुका था। देख रहे हैं आप इसकी हरकतें? पापा की ही लाडली बनना है इसे। इतना रो रही है और आपको देखते ही चुप हो गई। अनाया को टुकुर टुकुर फ़ोन की स्क्रीन को देखता पाकर आकृति ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ तो मेरी जान है मेरी लाडो, विशाल ने कहा। और हम? आकृति ने उसकी बात पर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। सुकून सुकून है आप मेरा, वो एकटक उसे देखता हुआ बोला, जो सुनकर वो मुस्कुरा उठी। आकृति, 3 दिन से आप वहाँ हैं, अब आ भी जाइए यार। आपके और अनाया के बिना तो घर आने का मन ही नहीं होता। और मासा भी कितना मिस कर रही हैं आप दोनों को। ऐसा लगता है जैसे घर पर कोई हो ही नहीं। हम आज शाम को ही आप दोनों को लेने आते हैं। अरे पर आकृति, अच्छा ठीक है आ जाइएगा। वैसे भी हम और आपकी लाडो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके बिना हमारा दिल भी कहाँ लगता है अब, उसने कहा और फिर कॉल कट कर दी। स्मृति और अर्थ की शादी को 15 दिन हो चुके थे। अर्थ के परिवार में बस उसके पापा थे। अनाया के होने के 15 दिन बाद ही तो स्मृति और अर्थ की शादी हो गई थी। अर्थ स्मृति का बहुत ख्याल रखता था। वो अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आई थी कि अर्थ उसे रूम में आता हुआ दिखा। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। आप क्यों परेशान हुए? मैं अभी आ ही रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है अभी कुछ भी करने की, मैं तो हूँ ही और मेरी तो आदत है डेली की। तुम आओ बैठो, पहले ये ब्रेकफास्ट ख़त्म करो अपना। वो जो ड्रेसिंग के सामने जाकर खड़ी हुई मांग में सिंदूर भर रही थी, वो उससे बोला। आसमानी रंग के कुर्ते और वाइट प्लाजो में वो सुंदर लग रही थी और उसका मांग में भरा हुआ सिंदूर, गले का मंगलसूत्र उसके चेहरे की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। स्मृति, बेबी क्या हुआ? अर्थ के बुलाने पर वो धीमी कदमों से उसके पास आई और उसकी पीठ से अपना चेहरा लगाकर उसको थाम लिया। कुछ नहीं, कहते हुए वो तुरंत ही उससे दूर हुई तो अर्थ ने उसको वहीं रखे सोफे पर बिठाया और खुद उसके पैरों के पास नीचे ही बैठ गया। स्मृति की आंखों में नमी थी। हम अनाया से मिलने चलें, याद आ रही है उसकी। अर्थ ने उसका हाथ थामते हुए कहा तो उसे आंसू कुछ तेज हो गए। एक बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखना और फिर उसे किसी और को दे देना इतना आसान थोड़े होता है। नहीं नहीं, मैं उससे नहीं मिल सकती। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती अर्थ जी, पर इस मन को मैं कैसे समझाऊं? मैंने उसे जी भर अपनी गोद में भी नहीं उठाया। मेरी बच्ची, उसको देख नहीं सकती मैं, उससे बात नहीं कर सकती, उसको गोद में उठा नहीं सकती। मैं बहुत बेकार, बहुत बुरी लड़की हूँ जिसने पैसों के लिए। वो रोते हुए बोल ही रही थी कि अर्थ ने उसकी बात बीच में ही काटी। नहीं वाइफी, तुम बुरी नहीं हो। स्मृति, हर किसी के पास इतना बड़ा दिल नहीं होता। तुमने जो किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। तुमने किसी के अधूरेपन को पूरा किया है, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ भरी है। और फिर थोड़े बाद हम अपना बेबी प्लान कर लेंगे, तब तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। और यूँ रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें परेशान देखकर। वो उसके हाथों को चूमता हुआ बोला और फिर उसके आंसू साफ किए। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा, वो बोली तो अर्थ ने उसके पास बैठते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ खा लो, जब से हमारी शादी हुई है तुम अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। स्मृति, डिलीवरी हुई है तुम्हारी, पहले से ही बॉडी में इतने चेंजेस हैं। वीक हो तुम, फिर भी प्रॉपर डाइट नहीं ले रही, इसलिए अब से मैं तुम्हें अपने सामने बैठकर खाना खिलाऊंगा, वो बोला और उसको अपने हाथ से ही ड्राई फ्रूट से बना हुआ हलवा खिलाने लगा। उसके बाद उसने उसे जूस पीने को दिया और फिर कुछ दवाइयाँ। आज हम कहीं घूमने चलते हैं बाहर, बताओ कहाँ जाना है? वो स्मृति के पास बैठते हुए बोला। आपका हॉस्पिटल, मैंने छुट्टी ले ली है। तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो फिर मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ? अर्थ, ठीक हूँ मैं, आप जाइए, आपका काम बहुत ज़रूरी है। मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगी और आपको कॉल भी करूँगी, रोऊंगी भी नहीं, पक्का। वो मासूमियत से बोली तो उसने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके सिर को चूम लिया। पक्का ना? हाँ बाबा, प्रॉमिस, वो कुछ मुस्कुरा कर बोली तो अर्थ ने सिर हिलाया और स्मृति अर्थ के कपड़े कबर्ड से निकालने लगी ताकि वो जल्दी से तैयार हो जाए। आर्या को जब पता चला कि आकृति आने वाली है तो वो कुछ उदास हुई थी।
अनाया जाने वाली थी तो उसने उसके लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने मंगाए थे। भाभी सा, इतना सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? आबृति ने इतना सारा सामान देखते हुए कहा। भाई साहब, हमने अपनी भांजी के लिए मंगवाया है, आप कुछ मत बोलिए। वैसे भी आप इसे लेकर जा रही हैं तो घर खाली हो जाएगा, और हम कैसे रहेंगे अपने बच्चे के बिना? वो मुंह बनाते हुए अनाया को अपनी गोद में लेते हुए बोली। तो अनाया का भाई या बहन ले आइए आप, जो हर वक्त आपके पास रहे। आबृति ने शरारत से कहा तो वो शर्माकर अपना चेहरा झुका गई। भाई साहब, आप भी कुछ भी बोलती हैं। सही ही कह रही हैं आबृति, आपको बच्चे इतने ही पसंद है तो आप भी सोचिए बच्चों के बारे में। हम सब का भी तो दिल करता है अब हमारे पोते पोतियां हमारी गोद में खेले। उर्मिला जी वहां आते हुए बोली तो आर्या चुप सी हो गई। उसे समझ नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। हर कोई बस बच्चे के लिए ही बोले जा रहा था। उसे उसे बच्चे पसंद थे, पर अभी अपने बच्चे के लिए तो उसने सोचा भी नहीं था। शाम को विशाल और अरण्य साथ ही घर आए थे। थोड़ी देर सबके पास बैठने के बाद विशाल आबृति और अनाया को लेकर चला गया था। अनाया के जाने से आर्या कुछ उदास सी थी, जो घर में सबने नोटिस किया। अरण्य रूम में गया तो वो भी उसके पीछे आई। अरण्य आते ही चेंज करने चला गया था, और जब वो वापस आया तो आर्या बालकनी में खड़ी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने सिर हिलाया और उसके फ्री होने का इंतज़ार करने लगा। बात करके कुछ देर बाद आर्या ने कॉल कट किया और रूम में आई। बेटू बैठिए हमारे पास कुछ देर। वो जो रूम में आने के बाद वहाँ से जाने को हुई थी, उसकी कलाई थामते हुए अरण्य ने उसे अपने ऊपर ही बैठा लिया। तो आर्या ने उसकी गर्दन में अपनी बाहें फंसाई और उसके सीने में बच्चों की तरह चेहरा छुपा लिया। अनाया को तो अपने घर जाना ही था ना। विशाल और उसकी मासा भी बच्चे को बहुत याद करते हैं, इसलिए आबृति जल्दी चली गई। आप यूं दुखी मत होइए। वो उसकी कमर पर अपने बाहें लपेटता हुआ उसे खुद से सटाकर बोला। उमल जी। हाँ बेटू बोलिए, कुछ कहना है आपको? अरण्य ने पूछा तो आर्या के मन में उर्मिला जी की कही हुई बात आई। नहीं, कुछ नहीं, उसने इनकार कर दिया। आप बेटू हैं हमारी, और हमने आपको पहले भी कहा है कि आपको हमारे सामने सोचने की ज़रूरत नहीं। पहले जैसे आप अपने मन की बात कह सकती हैं हमसे। उमल जी, वो मासा उन्होंने उन्होंने हमसे बच्चे के लिए कहा। वो चाहती हैं कि जैसे सबका बच्चा आ गया वैसे ही हमारा परिवार भी पूरा हो जाए। सबकी शादी हमसे बाद में हुई, पर बच्चा पहले। आर्या ने कुछ मायूसी से कहा तो अरण्य ने उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिका ली और उसकी हथेली में अपनी उंगलियां उलझा ली। आर्या बेटू, मासा या किसी के कहने से हमें बेबी प्लान नहीं करना है। जब आप वो जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाएंगी तब हम इस बारे में सोचेंगे। और दूसरी बात, अभी तक मैंने अपने बेटू को ही जी भर कर प्यार नहीं किया है। जब देखो हमसे दूर ही भागती हैं वो। बोलते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, जिस पर आर्या ने अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखा, जो शरारती अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उमल जी, आप बहुत गंदे होते जा रहे हैं, वो मुंह फुलाते हुए बोली। पर अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं बेटू। वो उसके फूले हुए गालों को दांतों से हल्का सा दबाकर बोला। तो आर्या ने कसकर आंखें भींच ली। मत कीजिए ना, दुखता है। अरण्य के बाइट करते ही वो उसका चेहरा अपने गाल से हटाते हुए बोली। हम तो करेंगे। वो कुछ उसकी तरह जिद दिखाते हुए बोला तो आर्या ने उसकी हथेली के पिछले हिस्से को दांतों से काट लिया और खिलखिलाते हुए उसकी गोद से उठकर बिस्तर पर भाग गई। अरण्य भी अब बिस्तर पर आया तो आर्या कुछ पीछे खिसकते हुए काफ़ी ज़्यादा मासूमियत अपने चेहरे पर लाते हुए बोली। उमल जी, अब कोई मस्ती नहीं, हमें नींद आ रही है। हाँ, तो हमने कब इनकार किया कि आप नहीं सो सकती? वो लेटते हुए बोला तो आर्या ने आंखें छोटी करके कुछ पल तक उसे देखा। फिर उसे शरारत सूझी। अरण्य जो करवट लेकर एक तरफ को लेटा था, आर्या उसकी तरफ झुकी और फिर उसे गुदगुदी करने लगी। अरण्य पर तो इसका कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, उसकी इस हरकत पर वो ज़रूर करवट लेते हुए उसके ऊपर आ गया था। और जैसे ही उसने आर्या की कमर और गर्दन पर गुदगुदी करनी शुरू की, उसके पूरे रूम में आर्या की हंसी गूंजने लगी। और करेंगी हमें तंग, बताइए? वो उसे इतना हंसता हुआ देखकर बोला। सॉरी सॉरी उमल जी। हाँ छोड़िए बस ना। वो बिना रुके हंसते हुए उसे हटाने की कोशिश करते हुए बोली। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू से आने लगे थे। ये देखकर अनड़े उसके बगल हुआ और अब उसे अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू। आर्या ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को चूम कर कहा तो अरण्य ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा।
आपके होते हुए हमें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और इसलिए हम मासा की बात के बारे में सोच सकते हैं। वो अरण्य की गर्दन पर अपनी बाजुएं कसते हुए उसका चेहरा अपने करीब करती हुई बोली, तो अरण्य की नज़रें गहराई से उस पर टिक गई। आप संभाल लेंगी? नहीं, पर आप हैं ना, जब आप हमें संभाल सकते हैं तो उसे भी संभालने की जिम्मेदारी है आपकी। वो मुस्कुराते हुए बोली। सो जाइए, शैतानी नहीं, अब कल हॉस्पिटल भी जाना है आपको। उमल जी, आप हमारी बात। बेटू, जब वक्त होगा तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अरण्य ने कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तो आर्या भी कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद उससे लिपट गई। अगली सुबह जब अरण्य की आंख खुली तो आर्या उसके ऊपर ही सोई हुई थी, जो देखकर उसके लबों पर मुस्कान आ गई, और उसने आर्या के चेहरे पर बिखरे बालों को हटाते हुए उसके माथे को चूम लिया। दिन ब दिन और बच्ची होती जा रही हैं, और सबको हमसे बच्चे की शिकायत है। वो मुस्कुराता हुआ उसे बहुत आराम से अपने बगल में लिटाते हुए बोला। उसके बिना एक मिनट भी नहीं रहती थी वो। उमल जी, वो जैसे ही उठने को हुआ आर्या उससे लिपट गई। गुड मॉर्निंग बच्चा, सुबह के 6 बज रहे हैं, आप हमें तो उठने दीजिए, वो उसका सिर सहलाते हुए बोला। तो आर्या ने अपनी उनंदी आंखों से उसे देखा और उसके सीने पर सिर रख लिया। आप रहिए हमारे पास, आज हमारा मन नहीं है आपसे दूर जाने का। वो बंद आंखों से ही बोली, तो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए वो लेटा ही रहा। एक हाथ से उसका सिर सहलाते हुए वो अब दूसरे हाथ से अपना फ़ोन उठाकर उसमें कुछ देखने लगा कि कुछ देखकर उसके चेहरे पर तनाव आ गया। ये कैसे हो सकता है, वो परेशान सा बोला, और फिर आर्या की तरफ नज़रें घुमाई जो दोबारा से नींद में जा चुकी थी। अरण्य ने आहिस्ता से उसका हाथ अपने सीने से हटाया और उठकर बालकनी की तरफ जाकर किसी को कॉल लगाई। उससे बात करने के बाद वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। काफ़ी देर बाद जब आर्या की आंख खुली तो अरण्य बिल्कुल तैयार था। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अभी तो हम रेडी भी नहीं हुए, वो उसे देखकर बोली, जो अपने बालों को ठीक कर रहा था। इम्पोर्टेंट काम है, आप दूसरी गाड़ी से चली जाइएगा, उसने कहा। उसका लहजा कुछ गंभीर था और चेहरे पर कुछ अलग से भाव, जो देखकर आज आर्या ने कोई जिद नहीं की। वो अपना फ़ोन लेकर आगे बढ़ा ही था कि आर्या कूदती हुई उसके पास आई और उसके गालों को चूम लिया। बाय, वो मुस्कुराकर बोली। तो अरण्य ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। अरण्य बिना कुछ खाए ही चला गया। और आपकी सुबह अब हो रही है? अरण्य के जाने के आधे घंटे बाद जब आर्या आई तो उर्मिला जी उसे सुनाते हुए बोली, मासा, उन्हें कुछ काम था और हमें लगा कि लगता बहुत है आपको। आर्या, अब छोटी नहीं है आप, अपने पति तक का तो ठीक से ख्याल रखा करिए, उन्होंने कुछ नाराज़गी जताते हुए कहा। सॉरी मासा, आर्या ने कहा और घर के मंदिर की तरफ बढ़ गई जहाँ पूजा हो चुकी थी। उसने वहाँ भगवान जी की आरती ली और फिर किचन में चली गई। जाने क्यों आज आर्या को बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जिस वजह से जब वो खाने बैठी तो उससे खाना भी नहीं ठीक से खाया गया और वो ऐसे ही हॉस्पिटल के लिए चली गई। रह रह कर उसे अपने पापा के जाने का दिन याद आ रहा था और बेचैनी सी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ होने वाला है। अविरल जो कान्हा के साथ मस्ती कर रहा था और निशा बाहर गई थी, थोड़ी देर में वो आ गई आपकी मम्मा। अविरल उसे देखते ही मुस्कुरा कर बोला। अविरल जी, न्यूज़ ऑन कीजिए। वो टीवी ऑन किए हुए कान्हा के साथ कार्टून देख रहा था। निशा उससे कुछ परेशानी से बोली। क्यों, क्या हुआ? वो उसे परेशान देखकर बोला। आप देखिए तो, वो कुछ झुझलाते हुए बोली और उसके हाथ से रिमोट लेते ही न्यूज़ चैनल लगा दिया। उसमें एक एक्सीडेंट की खबर बार बार आ रही थी। ये गाड़ी, ये तो जानी पहचानी सी लग रही है। न्यूज़ पर जो एक्सीडेंट सीन आ रहा था उसे देखता हुआ अविरल बोला। यह एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा था जो एक ट्रक से हुआ था और इसके आगे पीछे जो गाड़ियां चल रही थी उनको भी नुकसान हुआ था, पर इस गाड़ी में बैठा शख्स ज़्यादा ही जख्मी हो चुका था, ये उसमें बार बार बताया जा रहा था। अरण्य, अरण्य जीजू सा, वो हकलाते हुए बोली। तो उसने न्यूज़ पर ध्यान दिया और वो पूरी तरह से शौक सा हो गया। वो एक झटके में उठ खड़ा हुआ और कान्हा को निशा की गोद में पकड़ा दिया। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, हम भी चलते हैं आपके साथ, कान्हा को ये नहीं देख लेंगी। निशा के कहने पर उसने सिर हिलाया और आर्या को कॉल करता हुआ तेजी से घर की बाहर की तरफ निकला। वो जब हॉस्पिटल पहुंचे तो अरण्य का पूरा परिवार और आर्या वहां पहले से मौजूद थे। आर्या का रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। अविरल को देखते ही वो भागकर उससे लिपट गई। भाई साहब, उमल जी, उनका एक्सीडेंट, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई साहब,
आप बोलिए ना कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, बहुत चोट आई है उन्हें, वो रोते हुए बोले जा रही थी। लाडो ऐसी हिम्मत नहीं हारते, कुछ नहीं होगा जीजूसा को, वो बहुत ही स्ट्रांग है, अविरल ने उसे समझाते हुए कहा और सबके पास आया। अरण्य का अंदर इलाज हो रहा था। जब अविरल ने दरवाजे से अंदर की तरफ झांका तो जैसे कांप सा गया। अरण्य के सिर पर काफ़ी गहरी चोट आई थी और वो खून से लथपथ ही बेड पर पड़ा था। उसने ये देखते हुए भी अपनी आंखें भींच ली थी। चाचा सा, ये सब कैसे हुए? जीजू सा का इतना बड़ा एक्सीडेंट? अविरल ने अब खुद को संभालते हुए अंकेश जी से सवाल किया। वही तो मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है अभी बेटा। आज सुबह अरण जल्दी ही निकल गया था, हम सबसे कुछ कहा भी नहीं, बस ऐसे ही बोला था कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। उस ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और अरण का ड्राइवर भी नहीं बचा और अरण उसकी हालत भी काफ़ी गंभीर है। उन्होंने कुछ उदासी से कहा। उनके चेहरे पर एक दर्द झलक रहा था कि आज उनका बेटा इस हालत में था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ये एक्सीडेंट नहीं, किसी की सोची समझी साजिश लग रही है और इस बात का पता तो मैं करके रहूंगा। अंकेश जी से ये सब जानने के बाद अविरल काफ़ी गुस्से से मन ही मन बोला। अरण्य को इस हालत में देखकर आर्या बेहोश हो चुकी थी। आखिर उसे संभालने वाला उसका सपोर्ट सिस्टम, उसकी स्ट्रेंथ, उसका प्यार, उसके उमल जी आज इस हालत में उसके सामने थे, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। निशा उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले तो सब उन्हें घेर कर खड़े हो गए। डॉक्टर, हमारा बेटा कैसा है? उर्मिला जी ने अपने आंसू साफ करते हुए उनसे पूछा। मिस्टर राठौर का खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, पहले उन्हें ब्लड चढ़ेगा, उसके बाद ही उनके सिर की सर्जरी करनी होगी, क्योंकि काफ़ी गहरी चोटें आई हैं वहाँ पर, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, डॉक्टर ने कहा और तेज कदमों से आगे बढ़ गए। जो वो पूरे परिवार का रुतबा, सबकी हिम्मत था, वो आज इस हाल में था। उमल जी कहाँ हैं? आर्या को जैसे ही कुछ होश आया वो कुछ चिल्लाकर बोली और उठकर खड़ी हो गई। आर्या शांत हो जा, जीजू सा का ऑपरेशन हो रहा है, ओटी शिफ्ट किया गया है उन्हें, डॉक्टर ने, निशा ने उसे बताते हुए कहा। वो अब निशा के पास से हटकर उर्मिला जी की तरफ बढ़ गई, जिनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। माँ साहब, आप उन्हें डांट लगाइएगा ना, वो इस तरह से क्यों लेटे हैं? हमें दर्द हो रहा है उन्हें ऐसे देखकर। वो आपकी हर बात सुनते हैं ना, फिर आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? अगर वो नहीं उठे, उन्होंने हमसे बात नहीं की, तो हम मर जाएंगे। आई प्रॉमिस, हम अब से आपकी और उनकी हर बात सुनेंगे, वो तड़पते हुए बोले जा रही थी। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। उर्मिला जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया तो वो तेजी से रो पड़ी। वो सब सह सकती थी पर अपने उमल जी को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। डॉक्टर ने सर्जरी कर दी थी और बताया कि उसे होश आना होगा तो सुबह तक आ जाएगा। पैर की एक हड्डी बुरी तरह से टूट चुकी थी, जिससे अब उसे चलने में भी दिक्कत होने वाली थी। उसकी सर्जरी हुए अगली शाम हो चुकी थी और अरण्य को होश नहीं आया था। अगर उसे आज शाम होश नहीं आता तो वो कोमा में जा सकता है। आर्या उसका हाथ थामे उसके पास बैठी हुई थी। बहुत मुश्किल से उसे उससे मिलने की इजाज़त मिली थी। उमल जी, दर्द हो रहा है आपको? वो उसके चेहरे से हाथ लगाते हुए बोली। उसको देखकर एक बार फिर आर्या का दिल रो पड़ा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।